आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट कि सर ये मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट क्या है, किन किन चीजों पे एप्लीकेबल है और कैसे ये काम करता है, इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वाज डेवलप। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लगा लेना आप, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया है? टीजी रोज। किसने डेवलप किया है? टीजी रोज ने। ये नाम आप याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, एज ए लॉजिकल सिस्टम ऑफ इवेल्युएटिंग क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, अच्छा बुरा या स्टैंडर्डाइज है नहीं है, उस सब चीज के ऊपर क्या किया जाता है? कमेंट किया जाता है, उसका इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, इसमें उन एरिया पे भी फोकस किया जाता है जो दूसरी ऑडिट में कवर नहीं होती। जैसे जब हम फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, जब हम फाइनेंशियल ऑडिट, जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के नाम से जानते हैं, वो जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, उनसे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, पर कोई डिसीजन लिया गया उसमें हम कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो सही था या नहीं था। ठीक है, जो और कोई चीजें मैनेजमेंट से संबंधित है उन पे हम कोई बात नहीं करते, नॉन मॉनेटरी आइटम को हम नहीं देखते हैं। तो वो सब चीजों को यहाँ पे क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इट कवर्स द एरिया विच आर नॉट नॉर्मली कवर्ड बाय अदर ऑडिट्स, जो दूसरे ऑडिट में एरिया कवर नहीं होते उनको यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है, ओके, जिसमें मेन काम होता है अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। ये हम कल पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस के ऊपर इसको फोकस करना होता है। राइट, ठीक है। आगे बोला गया सर मैनेजमेंट ऑडिट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेशनल ऑडिट। ये सब अलग अलग है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिट अलग है और मैनेजमेंट ऑडिट अलग है। हमें अभी सिर्फ मैनेजमेंट ऑडिट की ही बात करनी है। तो मैनेजमेंट ऑडिट के लिए क्या बोला गया है कि इसमें मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए इसको बनाया गया है। बताइए, क्या एक ही बात बहुत बार नहीं आ चुकी है? बताइए मुझे, क्या एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है? ठीक है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा, कंटेंट मॉड्यूल में दे रखा है, हमें पढ़ना तो है। ठीक है, फंक्शंस पे आइए। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट extend to the audit of effective functioning of every area of operations coming under the management। मतलब एक मैनेजमेंट पर्सन जो है, मुझे बताइए मैनेजमेंट में क्या क्या काम होते हैं? मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या काम होते हैं बताइए, मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या काम होते हैं? सेल, परचेज और रिक्रूटमेंट, डिसीजन, और कंट्रोल। हाँ सर, बहुत सारे काम होते हैं ना, इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं। तो जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे तो क्या आप इन सभी चीजों को कवर करना होगा आपने, या आपको, आपने कहा कि मैनेजमेंट के अंडर में ये काम होते हैं, अब आपको ये बताना है मैनेजमेंट ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा, तो क्या आपको उन सब चीजों को देखना पड़ेगा? सारे देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस पे तो आप कैसे कमेंट करेंगे जब तक आप उसके बारे में पूरी जानकारी ना ले लें। ठीक है, जैसे आपका कोई स्टाफ है, एक बार ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपका कोई स्टाफ है, वो स्टाफ मल्टी टैलेंटेड पर्सन है और मल्टी टास्किंग पर्सन है। वो आपके ड्राइवर बन जाता है जब गाड़ी चलाने की बात आती है, घर पे रहता है तो वो चाय पानी भी आपको दे देता है, सफाई करनी होती है तो वो सफाई भी कर देता है। ठीक है, उसके अलावा उसको किसी को कहीं से बाजार से कोई सामान लाना होता है वो भी वो आपको ला देता है, सारे काम कर देता है वो आपके। ठीक है, पर्सनल ऑफिशियल सब काम कर देता है।
अब आपको उसकी इफेक्टिवनेस जांचनी है कि वो ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा। तो क्या आप एक चीज देख सकते हैं, सिर्फ ड्राइविंग देख के बोल देंगे कि नहीं ये तो ढंग से काम नहीं करता? नहीं, सिर्फ ड्राइविंग देख के तो नहीं बोल सकते ना। तो आप उसकी सारी चीजें देखोगे, ड्राइविंग कैसी कर रहा है, काम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है, ठीक है, जो भी सफाई कितनी अच्छी करता है, वो सब चीजें आप देख के ही कमेंट कर पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे जब मल्टी फंक्शनल्स होते हैं किसके अंडर में, मैनेजमेंट के अंडर में, तो मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी बताने के लिए आपको सारे देखना पड़ेगा। निवी कुछ बोल रहे हैं? सर एक बात बताओ, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट में ना मुझे मोस्टली समझ आ रहा है कि नॉन मॉनेटरी आइटम के लिए अपन ज्यादा ओपिनियन देते हैं, उनकी ऑडिट करते हैं, तो उसको कंपेयर किससे करते हैं? कंपेयर किससे और करते हैं ओपिनियन, मतलब? सर मैं ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी में मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, ठीक है सर, तो हम्म, आई शुड हैव सम काइंड ऑफ बेस विद मी कि यार हम्म, ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे कम है तो बेकार है, इससे ज्यादा है तो अच्छा है, ठीक है सर। मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, क्योंकि एक नॉन मॉनेटरी आइटम पे देयर आर मेनी वेरिएबल फैक्टर्स आल्सो, हम्म। तो देखिए, मतलब वो समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगा। देखिए मैंने हर चीज के लिए स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता कि स्टैंडर्ड ही सेट हो। हर चीज का कंपैरिजन अलग अलग चीजों से होता है। पास्ट परफॉर्मेंस से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ रेट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, डिसीजन जो लिया उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ गए? आपने कोई डिसीजन लिया कि भाई मुझे सीएमए करना है, ठीक है, 4 साल बाद आपको पता चलेगा कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं था। तो वैसे ही आपने कोई काम किया था, उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो चीजें मैनेजमेंट वो आएगी, उससे इफेक्टिवनेस पता चलेगी। हर चीज के लिए स्टैंडर्ड फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो आपने जो डिसीजन लिया उसके नफा उसका नुकसान, जिसको हम कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर आ जाइए, अब देखो, एवरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली आइडेंटिफाई इनटू द फॉलोइंग फंक्शनल एरिया। उनमें ये काम होते हैं, मार्केटिंग होता है, सेलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई चेन, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारे काम होते हैं, सारे काम होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आप बता रहे हैं, एचआर, काफी लोगों ने बताया है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मोटिवेशन, उनकी रिटेनिंग, एडवांसमेंट, पर्सनल पॉलिसीज, ठीक है, जो भी एचआर से रिलेटेड पॉलिसीज होती है उनकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारी बातें। अब एक चीज समझना आप ध्यान से, आज जैसे अभी कोविड चला, अब कोविड में अगर आपको किसी की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो आपके साथ कौन कौन खड़ा था, आपके साथ कौन कौन था? क्या ये इस बात को दर्शाता है कि आपने आज तक किस तरीके से लोगों से रिलेशन मेंटेन किए हैं? बताइए। जरूरत के समय आपके पास कौन है, क्या ये इस चीज को प्रेजेंट करता है कि जरूरत के टाइम आपके पास कौन था, आपके रिलेशन कैसे थे? अगर आपने लोगों के साथ अच्छा बिहेव किया है, लोग आपको प्यार करते होंगे, आपसे हमदर्दी रखते होंगे, तो वो मुसीबत में आपके साथ होंगे। समझ गए? तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों की वैल्यू पता चलती है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि आप जब ऑडिट करेंगे तो आप पता लगाएंगे कि साहब आपकी एचआर कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है। तो पता चलेगा कि सर एचआर कॉस्ट ज्यादा इसलिए आ रही है कि लेबर रेडंडेंसी, एक वर्ड पढ़ा होगा ना आपने, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आई थिंक, रेडुडेंसी, पढ़ा है क्या? कि लेबर टर्नओवर बोल दीजिए सिंपली, कि लेबर टर्नओवर ज्यादा है सर इसलिए लेबर कॉस्ट ज्यादा आ रही है। फिर पूछा गया लेबर टर्नओवर ज्यादा क्यों है, तो उसमें पता चला कि सर लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, उनको मोटिवेशन नहीं किया जाता, इसलिए वो रुकते नहीं है और वो हताश होकर थोड़े दिन में चले जाते हैं। समझ गए? तो ये सारी चीजें नॉन मॉनेटरी चीजें, अब ये कोई मॉनेटरी में नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी में आ जाए कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपके यहाँ काम करके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उसके रीजन क्या है, वो सब उसमें आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो उन सब एरिया को कवर कर लिया जाए। आपकी मार्केटिंग कैसी है, आपके पास सेल, आप बोलोगे सर सेल कम आ रही है, पिछले साल से सेल कम हो गई, क्यों कम हो गई? तो उसके रीजन पता करे जाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि आपने इस साल मार्केटिंग कम की है। तो वो सब चीजें एक एक चीजें सब कवर कर ली जाएगी, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राइट, आगे आ जाइए सर।
An understanding of the objective of each functional area at every level of the organization and effectively achieving such objective shall be prime responsibility of management. ठीक है। आप अच्छा एक चीज और, आप हर लेवल पे टारगेट सेट करते हैं क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि भैया इस लेवल को बोलते हैं कि आपको ये काम करना है इतने टाइम में, आपको ये काम करना है इतने टाइम में, क्या सबके टारगेट्स होते हैं? यस। तो आप वहां से कंपैरिजन कर सकते हैं कि भैया काम आप इफेक्टिवली कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ओके बोलिए, क्लियर है? अब आपको अलग अलग टाइप की ऑडिटों के बारे में बताया गया है, अलग अलग टाइप के ऑडिट के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिख रहा है आपको? देखिए, अलग अलग टाइप की ऑडिटों के बारे में जब आपको बताया गया तो बहुत सी तो ऐसी ऑडिट है जिनको आप पहले से जानते हैं, जैसे सर मैनेजमेंट ऑडिट हम अभी पढ़ रहे हैं। इंटरनल ऑडिट हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट ही करवाता है इंटरनल ऑडिट। बाकी सारी स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात है जिसमें फाइनेंस, कॉस्ट और बाकी सब ऑडिट आ जाती है, राइट। अब इनके बीच में कुछ क्या किए गए हैं, डिफरेंसेस बताए गए हैं कि अलग अलग इनकी क्वालिटी क्या क्या है। तो मैनेजमेंट ऑडिट तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप इनमें समझ लीजिए, है ना। बनाने एग्जाम में पॉइंट आपको ही पड़ेंगे। आप सोचो कि मैं इसे रट्टा मार के चला जाऊंगी टेबल और एग्जाम में जाके उतार दूं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, चीजें समझनी होगी और वहां पे जाके आपको अपनी लैंग्वेज में डिफरेंसेस लिखने होंगे। ओके, ठीक है। अब पहला पॉइंट समझिए ध्यान से, मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़ाऊंगा जो मेरे हिसाब से आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला, एक्सपेक्टेशन। जब आपसे कोई मैनेजमेंट ऑडिट करवाता है तो वो क्या चाहता है आपसे, बताइए क्यों करवा रहा है वो मैनेजमेंट ऑडिट? काफी देर से पढ़ रहे हैं हम ये पॉइंट, बोलिए क्यों करवा रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट? इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, यस बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट जानने के लिए। अब अप्रेजिंग मैनेजमेंट लिख दो, अब ये वर्ड जरूरी नहीं आपके वहां पे याद आए, तो आप ये लिख दीजिए कि इसका पर्पस क्या है सर, फॉर चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, बस। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के लिए, मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस के लिए, इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। चलिए, इंटरनल ऑडिट क्यों करवाते हैं सर? इंटरनल ऑडिट क्यों करवाते हैं? इंटरनल ऑडिट हम मैनेजमेंट खुद करवाता है, और इसलिए करवाता है कि कोई कमी है तो जल्दी पकड़ में आ जाए और उसको ठीक किया जा सके। तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, कमियां जल्दी पकड़ में आ जाए और उनको ठीक कर लिया जाए, इसके लिए इंटरनल ऑडिट करवाते हैं। इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है, हाँ बिल्कुल, ये भी इसमें आ जाता है, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल ऑडिट जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं, वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि सर वो तो रिक्वायरमेंट है, वो तो लॉ की रिक्वायरमेंट है सर, इसलिए करवाते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू तो जानना ही जानना है, पर साथ ही साथ वो लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो तो लॉ की रिक्वायरमेंट है सर, इसलिए हम करवानी पड़ेगी। ओके, बोलिए, आसान है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़िए आप, कौन करेगा, हु। अब ये पॉइंट भी आप अपने चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा ना एजेंसी, थोड़ा टेक्निकल वर्ड लगता है कि एजेंसी मतलब क्या, आप लिख दो कौन, हु कैन डू द ऑडिट। बताइए, मैनेजमेंट ऑडिट कौन कर सकता है? मैनेजमेंट ऑडिट कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। कोई क्वालिटी लिखी है क्या, अभी तक पढ़ी है क्या हमने कोई क्वालिटी, कोई क्वालिफिकेशन पढ़ा है? नहीं सर, एनी पर्सन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एनी पर्सन, ठीक है, या लिख दीजिए आउटसाइडर या मैनेजमेंट में से कोई कर देगा, ठीक है। इंटरनल ऑडिट के लिए कोई क्वालिटी है क्या? इंटरनल ऑडिट के लिए कोई क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सर, सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट के लिए क्वालिफिकेशन है क्या?
यस, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है सर, तो इसलिए क्या लिखा है, स्पेशली डेजिग्नेटेड पर्सन लाइक सीए एंड सीएमए। हाँ बोलिए, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सर ये पढ़िए फोर्स। अब फोर्स की जगह आप दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं बताइए, फोर्स की जगह दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? एप्लीकेबिलिटी। दूसरा वर्ड क्या पढ़ सकते हैं सर आप? एप्लीकेबिलिटी या रिक्वायरमेंट या प्रोविजन, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आपने जब मॉड्यूल पढ़े, चाहे वो सीएमए इंटर के पढ़े चाहे सीएमए फाइनल के पढ़े होंगे, क्या आपने एक चीज नोटिस की कि मॉड्यूल में, कई मॉड्यूल में, सारे में नहीं, कई मॉड्यूल के अंदर कहीं पे इजी लैंग्वेज और कहीं पे हार्ड लैंग्वेज, ऐसा पढ़ा क्या आपने? नोट किया आपने? किसी चैप्टर में बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, किसी चैप्टर में बहुत टेक्निकल इंग्लिश लिखी हुई है, कोई डेफिनेशन बहुत आसान शब्दों में है, कोई बहुत टेक्निकल है। देखा आपने? बता सकते हैं सब क्यों, ऐसा क्यों है, वाई? देखिए ऐसा इसलिए है कि आपके जो ये मॉड्यूल है, ठीक है, आपके जो ये मॉड्यूल है ये लिखे नहीं गए हैं। जब कोई राइटर होता है तो बुक लिखता है ना, राइटर बुक लिखता है, ये लिखे नहीं गए हैं। आपने कहीं राइटर का नाम देखा है क्या इंस्टीट्यूट की बुक पे कि भैया राइटर ये है? कभी देखा इंस्टीट्यूट की बुक में किसी राइटर का नाम? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट रिटन। इन्होंने किसी को लिखा नहीं है, किसी ने इसको, ये कंपाइल्ड है। कंपाइल्ड होने का मतलब क्या हुआ कि मान, जैसे ये मान लिया फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट, ये लिखना था, जिसने बुक बनाई उसको ये लिखना था, तो उसने नेट पे सर्च किया होगा फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट, उसको ये टेबल मिली, उसने उठा के चिपका दी। समझ गए? तो ये कंपाइल्ड है, अलग अलग जगह से डेटा उठा के और फिर बंडल बना दिया गया। तो जहां से कोई इंडियन साइट से, कोई इंडियन ब्लॉग से उठाया तो वहां पे इजी वर्ड मिल गए, तो वो वैसा का वैसा छप गया। ठीक है, कहीं और से उठाया तो वो हार्ड वर्ड मिल गए, हार्ड वर्ड छप गया। अब आप देखो, अपन ये ऐसे सिंपल बोल सकते थे ना कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडिट, बोलो ये बोल सकते थे, फॉलोइंग आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडिट, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखो, द टेबल बिलो ब्रिंग आउट सेंसिटिव ऑफ the distinguishing features of different type of audit carried out in an organization। समझ गए? तो ये इसलिए वर्ड्स पे है, तो वर्ड पे ना जाए, आप अपनी लैंग्वेज लिखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा, राइट? ओके, सुनिए, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्स बताइए, मैनेजमेंट ऑडिट वॉलेंट्री है या लीगल रिक्वायरमेंट है? मैनेजमेंट ऑडिट वॉलेंट्री है या लीगल रिक्वायरमेंट है? रिप्लाई करते रहें, जल्दी जल्दी रिप्लाई जितना अच्छा करोगे उतनी ज्यादा बातें समझ में आएगी। पॉलिटिकल चैप्टर में भी अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो भैया बोरियत हो जाएगी। सर वॉलेंट्री है, कोई जरूरी नहीं। इंटरनल ऑडिट वॉलेंट्री है या कंपलसरी है? सर दोनों है, कुछ केस में वॉलेंट्री है और कुछ केस में कंपलसरी है। अगर क्राइटेरिया पूरे होते हैं, जिसमें टर्नओवर वगैरह दे रखे हैं ना आपको, तो वो सर पूरे होते हैं, तब तो ये क्या है, वॉलेंट्री स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है, अदरवाइज ये वॉलेंट्री है, राइट? और कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट क्या है सर? ये दोनों है। दोनों कैसे हैं? तो जिनको करवानी है उनको तो करवानी है, और जिसके एप्लीकेबल नहीं है वो भी चाहे तो करवाओ, उसकी इच्छा है। ठीक है, पर आप इसको वो स्टेचुटरी लिख दो, वॉलेंट्री काट दो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन्होंने क्या सेंस में लिखा, इन्होंने इस सेंस में लिखा कि सर कंपनीज वगैरह के लिए तो जरूरी है ही, जिसके लिए जरूरी नहीं है वो भी करवा सकता है, इसलिए वॉलेंट्री लिखा है। पर वो वॉलेंट्री लिखना ज्यादा ठीक नहीं है, तो काट दीजिए उसको। बोलिए, आगे बात समझ में यहाँ तक?
ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सर यहाँ से पीरियड कवर, कौन कौन से पीरियड कवर किए जाते हैं इसमें। पास्ट मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कवर किए जाते हैं कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या रिकमेंडेशन ये देंगे, क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन देने का काम होता है। ठीक है, इसमें आपको रिकमेंडेशन दी जाती है, इसलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे ये तीनों को कवर करता है। इंटरनल ऑडिट में भी कहीं ना कहीं आपको क्या दी जाती है, अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स एरिया है उनको आइडेंटिफाई करके दिया जाता है। तो इसमें पास्ट पे भी ध्यान होता है और प्रेजेंट पे भी ध्यान होता है। फ्यूचर की इसमें कोई बात नहीं होती, इसलिए फ्यूचर का इसमें कोई पॉइंट नहीं आता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम पास्ट रिकॉर्ड्स की ही बात करते हैं, जैसे पिछले साल की ऑडिट अब कर रहे हैं हम, ठीक है, ईयर एंड होने के बाद करते हैं, तो पिछले साल की ऑडिट अभी कर रहे हैं तो हम तो पास्ट डेटा पे ही चल रहे हैं। ठीक है, हमें करंट डेटा से या फ्यूचर डेटा से मतलब नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट सर पीरियोडिसिटी। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। रेगुलर बेसिस का मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा साल खत्म होने के बाद ही हो, ठीक है, ये कभी भी हो सकते हैं, आप कभी भी करवा सकते हो। ठीक है, और एनुअल ऑडिट, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये एनुअली होती है, इनका टाइम है, समझ गए। मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी करवा सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल ऑडिट है वो साल खत्म होने के बाद ही की जाती है। बता दीजिए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है सर इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर में वो स्ट्रक्चर्ड कैसे है? हैं? इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर स्ट्रक्चर्ड कैसे है वो? स्ट्रक्चर मतलब आप सिस्टमेटिक करते हैं ना उसको, क्या क्या चीजें चेक करनी है, प्लान बना के करते हैं आप, तो इसलिए स्ट्रक्चर है। वो तो इसमें भी सर तो अपन आई थिंक मैनेजमेंट में भी करेंगे। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन है ना ऑडिट करने के, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट के रूल होते हैं वैसे ही रूल आप फॉलो करते हैं किसके अंदर, इंटरनल ऑडिट के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेक करना, इंड एएस को चेक करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना, वो सब चीजें उसमें कवर होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर बोला है। लो में पढ़ा है, ये भी कह रहे हैं सर लो में पढ़ा है। ओके चलिए, अब देखिए हाँ जी बोलिए, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट है क्या किसी को? और बैक बेंचर्स को, बैक बेंचर्स कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, थ्योरी बहुत ज्यादा है। अरे थ्योरी तो अब आई तो है, पूरा अपन ने पढ़ लिया, कॉस्ट ऑडिट है ना, ऑलमोस्ट कितना ज्यादा पढ़ चुके हैं हम, थ्योरी तो अभी स्टार्ट हुई है। थ्योरी पढ़ते टाइम पता नहीं स्टूडेंट को इतना वो क्यों लगता है कि पता नहीं क्या सर कैसे। हमारी जब मैं सीए फाइनल में था तो सीए फाइनल में एक बुक आती थी, इंटर में भी आती है, आरएल नौलखा करके, आपने नाम सुना है? आरएल नौलखा, लॉ की बुक आती है।
अभी मुझे पता नहीं वो कितने पेज के आती है, उस टाइम शायद 1100 पेज के आसपास की थी, 1100 पेज होंगे उसके आई थिंक, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो था वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इससे भी छोटा फॉन्ट साइज था, और वो हम एक एक लाइन पढ़ते थे उसकी, ऐसा नहीं कि एक टीचर को बोल दिया कि भैया एक ये समझा दो एक पॉइंट और पढ़ लिया, कोचिंग तो ली नहीं थी, उसकी एक एक लाइन पढ़ी थी ऐसे कि हाँ ये लाइन ये कह रही है, ओके फिर ये लाइन ये कह रही है। तो पढ़ो आराम से रिलैक्स होके, और मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको थ्योरी पढ़ने का जो मैं लगाता था अपना, ठीक है। आप क्या करें, देखिए थ्योरी कुछ नहीं होता, थ्योरी में बहुत आसान है। आप क्या करें, आप बैठिए ना, आप ये बुक जैसे आपके सामने ये नोट्स होंगे आपके पास फिजिकल कॉपी, आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, ठीक है। और उस पैराग्राफ को पढ़ के अपने माइंड में एकदम ऐसा समझ लीजिए आसान भाषा में, इसकी 2 लाइन बना लीजिए। बताइए बना सकते हैं क्या इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के क्या 2 लाइन में इसका मतलब निकाल सकते हैं आप? बोलो भाई, क्या इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के 2 लाइन में इसका मतलब निकाल सकते हैं क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट कंटेंट से मतलब नहीं है, आप मतलब निकाल सकते हैं क्या 2 लाइन में, ये बताओ। है तो इंपॉर्टेंट तो सारी लाइनें, इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट याद मत रखें। अपन ऐसा तो है नहीं कि पूरा रट्टा मार लेंगे, तो पूरा तो नहीं याद कर सकते, फिर इसका मतलब ऐसे करें कि कंटेंट का जो सार है, एसेंस है, वो तो याद हो जाए। वो लोग, बाकी लोग, सिर्फ 2 लोग जवाब दे रहे हैं, क्या पता नहीं मुझे क्या चाहते हैं, सिर्फ 2 लोग जवाब, कभी 3 दे देते हैं, कभी 2 दे देते हैं, कभी 3 दे देते हैं, कभी 2 दे देते हैं, बाकी में पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। और ये जो सोच है ना, ये जो सोच, मुझे लगता है यही आपको पीछे ले जाती है, ठीक है। आप खुद इंटरेस्ट लेते नहीं है पढ़ने में, जब आपको क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो आप जवाब नहीं देते, ठीक है। आपको फिर समझाने के लिए कोई बात बोली जाती है तो भी आप जवाब नहीं देते, और फिर आप चाहते हैं कि सर हम वो बोलते हैं ना, चिट्टी रोबोट बन जाए, ऐसे करें और बुक याद हो जाए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये सोचो कि सर मेहनत ना करें, ऐसे ही हमें पास हो जाए, ऐसे जॉब लग जाए, ऐसे सब कुछ हो जाए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता मेहनत का। चलिए छोड़िए, आइए सर, फाइनेंशियल ऑडिट क्या होती है सर? फाइनेंशियल ऑडिट बिजनेस की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, कंपनी ऑडिट करते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट करते हैं, वो सारी फाइनेंशियल ऑडिट का ही पार्ट है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, उनके लिए फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? उनके लिए सर फाइनेंशियल ऑडिट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, राइट। टैक्स ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कैन आल्सो बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। टैक्स ऑडिट को भी इस कैटेगरी में कवर किया जा सकता है क्योंकि वो भी फाइनेंस से रिलेटेड होती है, इसलिए, ठीक है। इट लीड टू एन ओपिनियन ऑन द करेक्टनेस ऑफ द प्रेजेंटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखिए हर ऑडिट क्या करती है, उस चीज में आपने जो डेटा प्रेजेंट किया है उसकी करेक्टनेस पे सवाल करती है। जैसे टैक्स ऑडिट अगर आपने कभी देखी हो या रिपोर्ट पढ़ी हो, तो टैक्स ऑडिट में क्या होता है, हम जो टैक्स में रूल पढ़ते हैं कि कौन सा खर्चा अलाउ होना चाहिए, कौन सा खर्चा अलाउ नहीं होना चाहिए, टैक्स ऑडिट में यही चेक किया जाता है और यही रिपोर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। क्या आपने कैश में पेमेंट किया या नहीं किया, क्या आपने रिश्तेदार को पेमेंट किया या नहीं किया, अगर हाँ तो कितना एक्स्ट्रा किया, पार्टनर को जो 40B में हम रेमोनेशन देते हैं क्या वो लिमिट से ज्यादा है, तो वो रिश्तेदार से लोन लिया, लोन दिया, ये जितनी भी कैलकुलेशन टैक्स में होती है उन सब के ऊपर कमेंट आता है टैक्स ऑडिट में, समझ गए। वैसे ही
अकाउंट के हिसाब से जो रूल बनते हैं कि सर इसको लीफो लगाना चाहिए था, फीफो लगाना चाहिए था, इसको रेवेन्यू लेना चाहिए था, इसको कैपिटल लेना चाहिए था, उन सब चीजों की जांच होती है किसमें? स्टैट्यूटरी ऑडिट में। समझ गए? तो ऑडिट इज नन अदर देन चेकिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जो काम जैसा होना चाहिए था वो काम वैसा है या नहीं है, बस इतना ही है ऑडिट बेसिकली। इससे ज्यादा ऑडिट का कोई मतलब नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ऑडिट्स है वो सारी इसमें कवर हो जाएगी। इट ऑल्सो इंश्योर अदरेंस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम पे, अकाउंट्स रखते टाइम पे जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, ये अच्छा पॉइंट लिखा है, आगे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Financial audit has a major shortcoming. It is only a post-mortem. It is procedural and rule-oriented. It cannot be used as management tool due to its annual reporting. देखिए, साल के लास्ट में एक सीए आता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है, उनको चेक करता है और अपनी रिपोर्ट दे देता है। ठीक है, वो ये कभी नहीं बताता, कभी ये देखा है कि कोई सीए ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा हो कि आपको ये काम ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, कोई रिकमेंडेशन टाइप का काम करता है, या फिर सिर्फ इतना ही लिखता है कि भैया ये चीज अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये चीज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल नहीं है, बस वो तो वही चीजें हाईलाइट करता है जो कमियां हैं। बताइए, क्या कमियों को ही हाईलाइट करता है या कुछ अच्छी बातों को अप्रेज करना कि भैया ये काम आपने बहुत अच्छा किया या आपको ये करना चाहिए, क्या ऐसी कोई बात करते हैं ऑडिट के अंदर? नहीं सर, फाइनेंशियल ऑडिट में ऐसी कोई बात नहीं होती। अब ऐसी बात नहीं होती इसलिए मैनेजमेंट उसको खुद अडॉप्ट नहीं करता, कभी भी अपने आप नहीं करवाता। भाई ऐसी बात नहीं होती इसलिए वो खुद नहीं करवाता, वो कहता है कि सजेशन ही नहीं मिलना है ना। आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको कहे कि भैया मैं कुछ बताऊंगा नहीं तुमको, बस मैं ये देख लूंगा, कुछ गड़बड़ हुई तो बता दूंगा, बाकी तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कुछ नहीं बताऊंगा। समझ गए? रूटीन चेकिंग में तो क्या आप जाएंगे? या आपको कोई बोले रूटीन चेकिंग करवा लो, तो रूटीन चेकिंग से आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पे क्या आपको और बेटर हो सकता है या क्या चीजें आप में सही है क्या गलत है। डॉक्टर कहता है मैं कुछ नहीं बताऊंगा रूटीन चेकिंग करके, अगर कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ तो बताऊंगा वरना नहीं बताऊंगा। तो क्या आप करवाएंगे? नहीं भैया, फिर तो क्या फायदा है। तो वैसे ही मैनेजमेंट इसको काम नहीं लेता, मैनेजमेंट कहता है कि भैया ये सिर्फ पोस्टमार्टम करता है, सिर्फ कुछ चीजों को बता देता है कि भैया ये गलत है, उसके अलावा ये कुछ नहीं बताता, क्या करना है क्या करना चाहिए वो नहीं बताता है। ठीक है, ना ही इसको इससे मतलब है कि ये गलती हुई कैसे। कभी ऑडिटर ये बोलता है कि ये गलती कैसे हुई? नहीं, वो तो सीधा सीधा बोलेगा भैया ये अमाउंट तो गलत आ रहा है, इसका बिल नहीं है, चलो जी लिख दो रिपोर्ट में 4 लाख की सेल का बिल नहीं है, दैट्स इट। अब वो क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, वो आप जानो, हमारा कोई मतलब नहीं है। समझ गए? दूसरी बात, ये ऑडिट होती है सर साल के एंड में, तो तब तक तो कई चीजें हो चुकी होती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है कई चीजें तो, कि जिनका अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन देयर इन कम टू लेट, इट इज टू मच एग्रीगेट एंड टू लिटिल फॉर मैनेजरियल डिसीजन। समझ गए? कि यहाँ पे जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है उसमें कुछ कमी भी लिखता है तो वो एक तो हमें बहुत लेट पता चलती है, और दूसरी बात वो कमेंट बहुत प्रिसाइज होता है, बहुत छोटा कमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, एक बार ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा लिखा प्रॉपर अकाउंट्स नॉट मेंटेन। मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लिखा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मेंटेन। अब आप इससे क्या सुधार कर सकते हैं बताइए? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ है? समझ गए? इसलिए उसको जनरल पर्पज में या रूटीन पर्पज में काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के बारे में सब पता है हमें, कॉस्ट ऑडिट के बारे में सारी बातें पता है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट भी हमें पता है कि इंटरनल ऑडिट में शॉर्ट में बता देता हूँ कि सर इंटरनल ऑडिट में क्या किया जाता है।
कि मैनेजमेंट खुद ही ऑडिटर को अपॉइंट करता है, ताकि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको जल्दी पकड़ा जा सके और उन पे एक्शन लिया जा सके और अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। कुछ केस में इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी होती है और बाकी सब केस में इंटरनल ऑडिट वॉलेंटरी होती है, राइट। मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है सर, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आगे आ जाइए सर। नेक्स्ट, ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल जो ऑडिट होती है सर, वो क्या करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है किस चीज के ऊपर, aspect of operation in which waste, inefficiency and excessive cost would be subject to the reduction by the introduction of improvement of operating control. It is the audit of performance mainly operating level, that is supervisory level. It is also termed as micro level management audit. इसको ध्यान से आप समझो, मैं एक छोटा सा हायरार्की बना के आपको समझाता हूँ। देखिए ये मैनेजमेंट है, ध्यान से सुनना, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, ठीक है। ओके, मैनेजमेंट ऑडिट होगी वो इन सब की ऑडिट होगी, मतलब यहां से एक ऑडिटर आएगा और वो सबको चेक करेगा, मैनेजमेंट को भी चेक करेगा, डिपार्टमेंट को भी चेक करेगा, सबको चेक करेगा। तो इसका मतलब मैनेजमेंट ऑडिट एक वाइडर कंसेप्ट है। बोलो हाँ या ना। मैनेजमेंट ऑडिट वाइडर कंसेप्ट है, ये इस मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है कि भाई तुम ढंग से काम कर रहे या नहीं कर रहे, ये चेक करेंगे। तुम ढंग से काम कर रहे या नहीं कर रहे, ये चेक करेंगे हम, ठीक है। तुम्हारे डिसीजन कैसे हैं, तुमने किन किन चीजों को कवर किया है, इस पे काम करेंगे। और ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर ये जो मैनेजमेंट है, ये चेकिंग करवाता है इन डिपार्टमेंट की, कि क्या ये डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं, क्या ये सही से ऑपरेट हो रहे हैं, समझ गए। तो ये उसका छोटा लेवल है, माइक्रो लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट का छोटा लेवल है, समझ गए। तो भैया इस डिपार्टमेंट में कैसा काम हो रहा है, क्या कमी है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो कवर होता है ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर। और मैनेजमेंट में क्या कमी है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये कवर होता है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। बताइए जी, बात समझ में आ गई। ऑपरेशनल और मैनेजमेंट ऑडिट में फर्क समझ में आता है। आपने इंटर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा OMSM, पढ़ा है क्या। तो OM का मतलब क्या होता है भाई, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और SM का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऊपर कौन सा है इसमें, हायरार्की में ऊपर कौन सा आता है, बताइए। OM ऊपर होता है या SM ऊपर होता है, SM ऊपर होता है। और वो SM सही से हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए कौन सी ऑडिट करवानी है, ये बताओ चलो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन सी ऑडिट होगी, मैनेजमेंट ऑडिट होगी, ठीक है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन सी ऑडिट में कवर हो जाएगा, ऑपरेशनल ऑडिट। बस देखो कितना सिंपल है। सर कॉस्ट ऑडिट को भी पोस्टमार्टम कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, पोस्ट ऑडिट को बिल्कुल कह सकते हैं। पर ऐसा मत बोल देना कहीं जाके कि सर मुझे कॉस्ट ऑडिट आती है, इसका मतलब मुझे पोस्टमार्टम करना आता है, और किसी इंसान का पोस्टमार्टम कर दो। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को। आई होप आप घर पे पढ़ रहे होंगे, आज इतना ही करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा कवर नहीं करेंगे एक दिन में, वरना बोरिंग हो जाएगा।
ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहें, सीखते रहें।